बंधुओं, जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज आपके सामने एक फिर नया विषय लेकर आया हूँ। आप सबने नरेंद्र मोदी जी का जो अभी इंडिया टीवी पर साक्षात्कार आया, उसमें उन्होंने रजत शर्मा के एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे ईश्वर ने विशेष काम करने के लिए भेजा है। आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे, क्या ईश्वर ने वास्तव में नरेंद्र मोदी को किसी विशेष कार्य के लिए भेजा है। इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम नरेंद्र मोदी जी के जीवन को बचपन से ही समझें। आप सबको पता है, नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ था। वह एक गरीब परिवार में जन्मे। उन्होंने बचपन से ही, जब वो केवल 8 वर्ष के थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन गए और संगठन की गतिविधियों में भाग लेने लगे। जैसा कि पहले के ज़माने में बच्चों की शादी बहुत ही छोटे में कर दी जाती थी, नरेंद्र मोदी की सगाई केवल 13 वर्ष की आयु में कर दी गई और 18 वर्ष की आयु में उनकी शादी जसोदाबेन के साथ कर दी गई। 13 वर्ष और 18 वर्ष एक किस्म से आज के समय में बच्चों की आयु ही है, मगर परिवार की दबाव या परिवार का उस समय एक छोटा बच्चा इस चीज़ का विरोध नहीं कर पाता है। उनकी खैर शादी हो गई। शादी होने के बाद वो 2 वर्ष ही वैवाहिक जीवन में रहे और अपनी पत्नी और घर से आज्ञा लेकर वो भारत की यात्रा पर निकल गए। इतिहास में भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि बहुत सारे लोगों ने राजपाट छोड़ा, घर-बार छोड़ा, परिवार को छोड़ा और वो आगे जाके बहुत महापुरुष बने। नरेंद्र मोदी भी शायद किसी विशेष कार्य के लिए इस भारत की धरती पर आए थे, इसलिए वो भी मात्र 2 वर्षों में अपने वैवाहिक जीवन में रहने के बाद घर-बार त्याग करके साधु संतों के सानिध्य में चले गए। मठों में, मंदिरों में सन्यासियों के साथ वो रहे। उन्होंने अध्यात्म की बड़ी गहरी उन्हें रुचि थी। उन्होंने उस दरमियान हिमालय में भी तपस्या की और फिर वो 2 वर्ष के बाद वापस गुजरात आके आरएसएस से जुड़ गए। क्योंकि आरएसएस के वो बचपन से ही स्वयंसेवक थे और गुजरात में आकर उन्होंने संघ के जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक जैसे अनेक दायित्व को भली भांति निभाया। गुजरात के कई जिलों में वो जिला प्रचारक भी रहे, इसलिए वो गुजरात को बहुत भली भांति से जानते थे। उनकी संगठन क्षमता, उनका एक विशेष जो उनके अंदर कला है कि उनके जो भाषण होते हैं वो बड़े ध्यान से सुने जाते हैं। आज भी मोदी जी से अच्छा भाषण देने वाला भारत में कोई नहीं है। उनकी संगठन क्षमता को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने के लिए भेजा और 1985 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भाजपा में पहुंच गए। भाजपा में पहुंचने के बाद वो वहां पर राष्ट्रीय सचिव से लेकर राष्ट्रीय महासचिव भी बनाए गए। इस दौरान उन्होंने सारे भारत का दौरा किया। जिस जिस राज्य में भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई वो सभी राज्यों में गए। आप सबको पता है, 1990 में अयोध्या में राम मंदिर बनाने का जो आंदोलन है वो धीरे धीरे उस आंदोलन का पूरे देश में जोर पकड़ता जा रहा था। तब भाजपा के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में 1990 में सोमनाथ से द्वारका तक की एक यात्रा निकली। उस रामरथ यात्रा में उनके जो सहयोगी थे, प्रमुख सहयोगी थे, वो नरेंद्र मोदी दिए थे। वह यात्रा भारत की राजनीति में उस यात्रा की हमेशा चर्चा की जाती है, जिसने इतना ज़बरदस्त जन जागरण किया सारे देश में कि उसके कारण ही राम लहर इस देश में पैदा हो गई। 1991 में भी नरेंद्र मोदी ने एक यात्रा की और वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में जो एकता यात्रा निकाली गई,
उसके संयोजक भी नरेंद्र मोदी ही थे। इन 2 यात्राओं के कारण नरेंद्र मोदी ने सारे देश को भली भांति समझा। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक उन्होंने पूरे देश में रथ यात्राओं के माध्यम से जनता के मूड को समझा, देश की परिस्थितियों को समझा। और वो एक इकलौते ऐसे नेता हैं जो कि भारत के 90% ज़िलों में वो रुक के आए हैं। ये बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कही है। इसका मतलब ये है कि शायद ही भारत की राजनीति में कोई ऐसा नेता होगा जिसने भारत को इतने नज़दीक से देखा होगा। आप सबको पता है कि 2001 में उन्हें अचानक गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। गुजरात में उस समय केशुभाई पटेल की सरकार थी, उनका स्वास्थ्य भी बहुत ख़राब था और उस समय जो कुछ उपचुनाव हुए वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इससे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बहुत चिंतित था और गुजरात में बहुत से बड़े बड़े नेता थे और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी में ज़बरदस्त गुटबाजी थी। इस कारण से किसी एक ऐसे नेता को तलाशा जा रहा था जिसका कहीं कोई गुट नहीं हो और वो जाके सीधे गुजरात की जनता की सेवा करे। नरेंद्र मोदी को ये अवसर भारतीय जनता पार्टी के उस समय, इस तरह आज मोदी और शाह की जोड़ी है, पहले भारतीय जनता पार्टी में अटल और आडवाणी की जोड़ी हुआ करती थी। उन लोगों ने नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपा। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और आप सबको पता है कि गुजरात में उस समय ज़बरदस्त भूकंप आया था। गुजरात में ज़बरदस्त भूकंप आया था और मोदी जी ने उस भूकंप को, जिस कुशलता से उस भूकंप का पुनर्निर्माण, जो मकानों का, सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो होना था, उसमें इतनी ज़बरदस्त रुचि दिखाई कुछ उन्हें देश में और गुजरात में दोनों जगह बड़ी लोकप्रियता मिली। आप सभी को पता होगा 2001 में मोदी जी मुख्यमंत्री बने और 2002 में गोधरा कांड हुआ था। उस गोधरा कांड के कारण गुजरात में ज़बरदस्त सांप्रदायिक तनाव हुआ, सांप्रदायिक दंगा हुआ। 2002 में कार सेवकों से भरी हुई एक रेलगाड़ी अयोध्या से लौट रही थी और गोधरा में जिस डिब्बे में कार सेवक थे, उस डिब्बे को आतताइयों ने या दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया और उसमें 58 कार सेवक जिंदा जल के मर गए। उस घटना की इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई, सारे देश में बहुत तीव्र प्रतिक्रिया हुई और उस घटना के बाद अहमदाबाद में ज़बरदस्त सांप्रदायिक दंगे हुए। उस दंगों के बारे में हमेशा एक बात फैलाई गई कि मोदी जी ने मुसलमानों का नरसंहार किया है, मुसलमानों को बहुत बुरी तरह उन दंगों में मारा गया है। जबकि हकीकत ये है कि जो दंगे हुए गुजरात के, उसमें 790 मुसलमान मरे तो 254 हिंदुओं की भी मौतें हुई। ऐसा नहीं है कि एक तरफा केवल मुसलमानों की ही हत्या हुई हो या दंगा में मारे गए हों। और उस दंगों पे मोदी जी की जो छवि बनी कि बहुत मुसलमान विरोधी हैं, इन्होंने मुसलमानों का गुजरात में नरसंहार करवाया, और उसके कई आयोग बने, कई जांचें हुई, उनमें नरेंद्र मोदी पर भी बहुत आरोप लगाए गए, उनकी भी जांचें हुई, SIT बनी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज की कमेटी बनी, तमाम मोदी जी के आरोप मोदी जी पर लगे और अंतुगत्ता 2013 तक आते आते मोदी जी को उन गुजरात के दंगों में क्लीन चिट मिली। अमित शाह को तो जेल जाना पड़ा, तड़ी पार भी हुए। भारतीय जनता पार्टी को तमाम तरह से प्रताड़ित किया गया और एक ऐसी छवि नरेंद्र मोदी की गढ़ दी गई कि वो मुसलमानों के हत्यारे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में लोकसभा का चुनाव था, तब भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी हो, इस पर चर्चा चल रही थी। और 2013 में ही नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया गया। उसके तत्काल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कई लाख किलोमीटर की यात्रा की
आप आज भी नरेंद्र मोदी को देख रहे होंगे तो नरेंद्र मोदी आज 74 वर्ष, लगभग वो 74 वर्ष के होने वाले हैं। 74 वर्ष की आयु में आज जिस ऊर्जा से वो काम कर रहे हैं वैसे ही 2014 में भी वो काम करते थे। अगर आज भी उनके शरीर में उतनी ही ऊर्जा है, उतना ही वो परिश्रम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें कोई विशेष आज्ञा मिली हुई है और आज भी वो अपने आप को इतना फिट किए हुए हैं। आज देश में बहुत से युवा नेता भी आप देख रहे हैं, राहुल गांधी भी हैं, अखिलेश जी हैं, तेजस्वी हैं, ममता जी हैं, यानी ये सारे लोग बहुत कम उम्र के हैं, मगर जितनी मेहनत नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उतनी मेहनत कोई नेता इस देश में नहीं कर रहा है। 2013 में उन्होंने लाखों किलोमीटर की यात्रा की, 437 चुनावी रैलियां की, लगभग चाय पर चर्चा, 3D पर चर्चा, ऐसे कुल मिलाकर उन्होंने 5,827 सभाएं और कार्यक्रम किए। आप कल्पना कर सकते हैं किसी नेता के द्वारा इतना ज़बरदस्त जन समर्थन प्राप्त करने के लिए सारे देश का भ्रमण किया, सभाएं की, और उसका परिणाम ये हुआ कि 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को देश की राजनीति में, जो पार्टी 1984 में जिसके केवल 2 सांसद थे और 2014 में आकर मात्र 30 वर्ष में वो पार्टी 282 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते और नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। मोदी जी की सरकार बनने के बाद जो मोदी जी ने विशेष कार्य किए हैं, सबसे पहले कार्य उन्होंने किया जनधन खाते। उन्होंने प्रत्येक गरीब व्यक्ति का जनधन खाता खुलवाया, क्योंकि आप सबको पता है कि राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और जनता के तक पहुँचते पहुँचते वो केवल 15 पैसे रह जाते, मतलब 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती। हमें लगता है ये बात मोदी जी ने नोटिस की, कांग्रेस में उन्हें नोटिस नहीं की। अगर राजीव गांधी ने ये बात कही थी तो कांग्रेस को इसका हल निकालना था, मगर चूँकि लोगों की अगर मंशा ठीक हो, लोगों की इच्छा ठीक हो, तभी उस तरह की नीतियाँ बनाई जाती। मोदी जी ने पूरे देश में प्रत्येक गरीब का 0 बैलेंस पे खाता खुलवाया, क्योंकि मोदी जी ये जो 85 पैसा गायब होता था, उस 85 पैसे को सीधा गरीब के खाते में पहुंचाने वाले थे, और उसका परिणाम ये हुआ कि देश के लाखों लोगों के जनधन के खाते खुले। एक देश में बहुत बड़ी भारत की राजनीति में ऐसा है कि मुसलमानों के बारे में किसी भी चीज़ पे कोई भी हाथ नहीं डालता। साहिबानो प्रकरण जो हुआ था, जिससे कि कांग्रेस के पतन की, मेरे हिसाब से वहीं से कांग्रेस के पतन की शुरुआत हुई थी। राजीव गांधी जैसा प्रगतिशील व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसने एक गरीब महिला को सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता की कुछ सैकड़ों रुपये की राशि स्वीकृत की थी, मुसलमानों के दबाव में राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला पलटा और उस फैसले के खिलाफ उन्होंने संसद में एक अधिनियम बनाया, जिससे राजीव गांधी की बहुत ज़बरदस्त आलोचना हुई। तो इस देश की राजनीति में मुसलमानों के खिलाफ कोई भी आदमी किसी भी काम करने से बहुत घबराता है, मगर मोदी जी ने 3 तलाक के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को जो सम्मान दिलाया है, वो शायद ही भारत की राजनीति में किसी में इतनी हिम्मत होती। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो तलाक कह देने के कारण हज़ारों सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं परेशान होती थी, उस पर प्रतिबंध लग गया। हालांकि उसमें भी उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, मगर वो पीछे नहीं हटे। डिजिटल इंडिया जब उन्होंने खाते खुलवा दिए, और मोदी जी की इच्छा ये थी कि हम प्रत्येक व्यक्ति के खाते में सीधा पैसा भेजेंगे। DBT जो आज देश का बहुत बड़ा डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो होता है पैसों का, एक बहुत बड़ा अभियान है। मोदी जी दिल्ली से किसानों के खाते में लाखों करोड़ों रुपए भेजते हैं, तो केवल 30 सेकंड में देश भर के किसानों के खाते में वो पैसा पहुंच जाता है। ये अपने आप में डिजिटल क्रांति है। मोदी जी ने गांव-गांव तक 4G का नेटवर्क पहुंचाया। ये छोटी मोटी बातें नहीं हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति इन सब कामों को नहीं कर सकता है। अब मैं बात करूंगा सर्जिकल और स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की। क्या पाकिस्तान के खिलाफ मोदी जी ने जो घर में घुस के मारा है, उससे देश की जनता में एक विश्वास पैदा हुआ, देश की सेना में एक विश्वास पैदा हुआ, कश्मीरियों में एक विश्वास पैदा हुआ। ये केवल
पाकिस्तानी आते थे, आतंकवादी आते थे, हमारे देश में कहीं भी बम ब्लास्ट कर जाते थे, हत्याएं करते थे, कहीं भी मंदिरों में, रेल में, हवाई जहाज़ में, कहीं भी बम फटते रहते थे। और उस आतंकवाद के कारण पूरे देश में एक असुरक्षा की भावना थी। मोदी जी ने जो एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक किया, उससे पाकिस्तान के उन्होंने मनोबल को तोड़ा और भारत के लोगों के मनोबल को बहुत ऊंचाइयों पर ले गए। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। अब मैं बात करूंगा आपसे राम मंदिर की। राम मंदिर आंदोलन 500 सालों से चल रहा है। 500 सालों से हिंदू ये चाहते थे, क्योंकि सबको पता था कि बाबर ने राम मंदिर को ध्वस्त किया और वहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। बहुत सारे लोग इस बारे में भी, मेरी भी कई लोगों से चर्चा होती है और वो कहते हैं कि इसके क्या प्रूफ हैं। अभी अफ़गानिस्तान में जब तालिबान ने शासन किया, तब आप सब ने देखा कि तालिबान ने जो भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बामियान में पत्थरों पे उकेरी गई थी, पहाड़ों पे उकेरी गई थी, वो हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा है। उन मूर्तियों को तोप के गोले लगा के तोड़ा गया। ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को हम सब आपने आंखों से देखा है। तो राम मंदिर का जो आंदोलन था, जन जन की जो आवाज़ थी, कई प्रधानमंत्री आए, कई प्रधानमंत्री चले गए, मगर किसी ने भी इतना हिम्मत नहीं दिखाई कि उस पर राम मंदिर आंदोलन पे कोई निर्णय आ जाए। मोदी जी ने भी वो हिम्मत दिखाई और आज हम आप सबके सामने राम मंदिर का निर्माण हुआ है। वो केवल और केवल मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में ही संभव हो सकता था। कश्मीर में जो धारा 370 का हटना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। कश्मीर में धारा 370 के बारे में आप सब जानते हैं। उसे एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। उस राज्य में संसद में जो भी कानून पारित होते थे, वो तब तक नहीं माने जाते थे जब तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसे पारित ना करे। इसलिए जम्मू कश्मीर में 370 को हटाना एक बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य था, और वो भी केवल जब एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो कश्मीरियों में भी एक ऐसी भावना का विकास हुआ, क्योंकि कश्मीरी भी पाकिस्तान से कुछ लोग प्रताड़ित रहते थे, कुछ लोग सहानुभूति रखते थे, मगर मोदी जी ने जो शक्ति दिखाई, उसके बाद कुछ कश्मीरी जो भारत से भी सहानुभूति रखते थे, उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ। और धारा 370 जब हटाई गई, तब आपको याद होगा कि विरोधी दल के नेताओं ने कहा था कि वहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी, कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। और उस 370 हटने के बाद कश्मीर में जो ज़बरदस्त बदलाव आया है, वो आप हम सब देख रहे हैं। मोदी जी को आपने कोविड-19 जब सारे विश्व में ये महामारी फैली, मोदी जी ने कितने अच्छे तरीके से उस महामारी को, इस भारत देश को बचाया। ना केवल बचाया, पूरे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई, पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में लाखों करोड़ों लोग जो प्रवासी मजदूर थे, देश के विभिन्न कोनों में थे, वो जब वापस आ रहे थे, उनको आने का साधन नहीं था, पैदल आ रहे थे, तब मेरे एक मित्र ने कहा कि अब इसका ये परिणाम होना है कि ये भूखे प्यासे लोग आ रहे हैं, और जब इन्हें रोटी नहीं मिलेगी तो देश में अराजकता का माहौल फैलेगा। मगर मोदी जी हम आपसे बहुत आगे की सोचते हैं। मोदी जी ने तभी निर्णय लिया कि हम गरीब को फ्री में राशन देंगे, और वो योजना आज तक चल रही है। गरीबों को फ्री में राशन, तब ना कहीं कोई अराजकता नहीं है। जब आदमी के पेट में रोटी होती है तो वो कोई भी अपराध नहीं करता है। भूखे पेट ही अराजकता फैलती है। मोदी जी ये सब बातें जानते हैं। वो एक अनुभवी नेता हैं। वो एक विशेष कार्य के लिए हमारे देश में आए हैं, भारत की राजनीति में आए हैं, और उस योजना का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने, आज भी कांग्रेस पार्टी के पास उस योजना का कोई जवाब नहीं। मोदी जी ने लोगों के, गरीबों के घर बनाए, करोड़ों लोगों के घर बने। मोदी जी ने महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए, गैस के चूल्हे फ्री में दिए। उसके कारण महिलाओं में भारतीय जनता पार्टी, ख़ास तौर से मोदी के लिए जो ज़बरदस्त प्रेम है, वो किसी और नेता में दिखाई नहीं देता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने ऐतिहासिक निर्णय वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें इच्छा शक्ति हो,
जो कुछ करना चाहता हो या जिसे किस ईश्वर ने किसी विशेष काम के लिए भेजा हो। मोदी जी के लगभग 14 साल के मुख्यमंत्री काल और ये 10 साल का प्रधानमंत्री काल ये सिद्ध करता है कि मोदी जी ईश्वर के द्वारा भेजे गए एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत की राजनीति को, भारत देश को एक नई ऊंचाई प्रदान करना है। धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। जय श्री राम।